न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे बच्चे के लिए छुट्टी देने से मना करने वाला हाई कोर्ट का आदेश किया खारिज। पाकिस्तान को बेनकाब करने भारत से 2 डेलीगेशन रवाना। दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री के अंदर लगी भीषण आग, धमाकों के बाद ढह गई बिल्डिंग। अब खबरें विस्तार से। मैटरनिटी लीव संवैधानिक गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे बच्चे के लिए छुट्टी देने से मना करने वाला हाई कोर्ट का आदेश किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। ये सिर्फ एक अच्छा नियम या सामाजिक न्याय का मामला नहीं है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक सरकारी टीचर को तीसरे बच्चे के जन्म पर मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिया गया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि मैटरनिटी लीव का मकसद महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाना है। इससे महिला न सिर्फ अपना गुजारा कर पाती है बल्कि अपनी खोई हुई ताकत को भी वापस पा सकती। वह अपने बच्चे की देखभाल कर सकती है, एक कर्मचारी के तौर पर अपनी क्षमता बनाए रख सकती है और पहले जैसी कुशलता से काम कर सकती है। बेंच ने कहा, आजकल महिलाएं वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए उनके साथ सम्मान और गरिमा से पेश आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि गर्भावस्था का एक महिला कर्मचारी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है। ये सिर्फ मातृत्व नहीं है बल्कि बच्चे को भी खास ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि महिला का तीसरा बच्चा उसकी दूसरी शादी से हुआ था। कोर्ट ने कहा, हर महिला को राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना प्रजनन संबंधी फैसले लेने का अधिकार है। ये मानवीय गरिमा का एक अहम हिस्सा है। प्रजनन स्वास्थ्य सेवा या भावनात्मक और शारीरिक कल्याण तक पहुंच से वंचित करना भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। बच्चे पैदा करने के बारे में फैसला लेने का अधिकार हर महिला का है और सरकार को इसमें बेवजह दखल नहीं देना चाहिए। अगर किसी महिला को यह अधिकार नहीं मिलता है तो यह उसकी गरिमा का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत है। यह फैसला बताता है कि मैटरनिटी लीव सिर्फ एक सुविधा नहीं है बल्कि यह महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर महिलाओं के अधिकारों को नहीं छीन सकती है। यह फैसला उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरी में हैं और जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। ये सिर्फ एक अच्छा नियम या सामाजिक न्याय का मामला नहीं है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक सरकारी टीचर को तीसरे बच्चे के जन्म पर मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिया गया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि मैटरनिटी लीव का मकसद महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाना है। इससे महिला न सिर्फ अपना गुजारा कर पाती है बल्कि अपनी खोई हुई ताकत को भी वापस पा सकती है। वह अपने बच्चे की देखभाल कर सकती है, एक कर्मचारी के तौर पर अपनी क्षमता बनाए रख सकती है और पहले जैसी कुशलता से काम कर सकती है। बेंच ने कहा, आजकल महिलाएं वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए उनके साथ सम्मान और गरिमा से पेश आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि गर्भावस्था का एक महिला कर्मचारी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है। ये सिर्फ मातृत्व नहीं है बल्कि बच्चे को भी खास ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि महिला का तीसरा बच्चा उसकी दूसरी शादी से हुआ था। कोर्ट ने कहा, हर महिला को राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना प्रजनन संबंधी फैसले लेने का अधिकार है। ये मानवीय गरिमा का एक अहम हिस्सा है। प्रजनन स्वास्थ्य सेवा या भावनात्मक और शारीरिक कल्याण तक पहुंच से वंचित करना भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। बच्चे पैदा करने के बारे में फैसला लेने का अधिकार हर महिला का है और सरकार को इसमें बेवजह दखल नहीं देना चाहिए। अगर किसी महिला को यह अधिकार नहीं मिलता है तो यह उसकी गरिमा का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत है। यह फैसला बताता है कि मैटरनिटी लीव सिर्फ एक सुविधा नहीं है बल्कि यह महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर महिलाओं के अधिकारों को नहीं छीन सकती है। यह फैसला उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरी में हैं और जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। ये सिर्फ एक अच्छा नियम या सामाजिक न्याय का मामला नहीं है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक सरकारी टीचर को तीसरे बच्चे के जन्म पर मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिया गया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि मैटरनिटी लीव का मकसद महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाना है। इससे महिला न सिर्फ अपना गुजारा कर पाती है बल्कि अपनी खोई हुई ताकत को भी वापस पा सकती। वह अपने बच्चे की देखभाल कर सकती है, एक कर्मचारी के तौर पर अपनी क्षमता बनाए रख सकती है और पहले जैसी कुशलता से काम कर सकती है। बेंच ने कहा, आजकल महिलाएं वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए उनके साथ सम्मान और गरिमा से पेश आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि गर्भावस्था का एक महिला कर्मचारी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है। ये सिर्फ मातृत्व नहीं है बल्कि बच्चे को भी खास ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि महिला का तीसरा बच्चा उसकी दूसरी शादी से हुआ था। कोर्ट ने कहा, हर महिला को राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना प्रजनन संबंधी फैसले लेने का अधिकार है। ये मानवीय गरिमा का एक अहम हिस्सा है। प्रजनन स्वास्थ्य सेवा या भावनात्मक और शारीरिक कल्याण तक पहुंच से वंचित करना भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। बच्चे पैदा करने के बारे में फैसला लेने का अधिकार हर महिला का है और सरकार को इसमें बेवजह दखल नहीं देना चाहिए। अगर किसी महिला को यह अधिकार नहीं मिलता है तो यह उसकी गरिमा का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत है। यह फैसला बताता है कि मैटरनिटी लीव सिर्फ एक सुविधा नहीं है बल्कि यह महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर महिलाओं के अधिकारों को नहीं छीन सकती है। यह फैसला उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरी में हैं और जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान को बेनकाब करने भारत से 2 डेलीगेशन रवाना। जाने से पहले क्या बोले शशि थरूर और ओवैसी। पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए भारत से 2 प्रतिनिधिमंडल रवाना हो गए। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गुयाना के लिए रवाना हुआ है। यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया भी जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में दूसरा प्रतिनिधिमंडल बहरीन के लिए रवाना हो गया है। यह प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया भी जाएगा। दोनों प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद और भारत के पक्ष को दुनिया के सामने रखेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर सरफराज अहमद, शांभवी, जीएम हरीश बालयोगी, शशांक, मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और मिलिंद देवड़ा शामिल हैं। गुयाना रवाना होने से पहले शशि थरूर ने कहा कि वे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई दुनिया को बताने जा रहे हैं। वे लोगों को समझाएंगे कि भारत का अनुभव कैसा रहा। शशि थरूर ने कहा, हमारा पहला पड़ाव गुयाना का जॉर्ज टाउन है। हम न्यूयॉर्क से होकर गुजरेंगे, वहां हमें 9/11 स्मारक देखने का मौका मिलेगा। इससे हम दुनिया को याद दिलाएंगे कि आतंकवादी हमलों के शिकार लोगों के बारे में हम सोचते हैं। पिछले 4 दशकों से आतंकवादी हमलों की श्रृंखला दोहराई गई है। ये प्रतीकात्मक इशारा हमारी यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करेगा। हम फिर गुयाना के जॉर्ज टाउन जाएंगे और गुयाना में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक है। हम सरकारी अधिकारियों को और मंत्रियों से मिलेंगे। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भी बहरीन के लिए रवाना हो गया है। ये प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया भी जाएगा। वे ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखेंगे। अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। बहरीन रवाना होने से पहले ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी शिविर चला रहा है। वे इसे बारे में चारों देशों से बात करेंगे। इसका मतलब कि ओवैसी भी पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए भारत से 2 प्रतिनिधिमंडल रवाना हो गए। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल
गुयाना के लिए रवाना हुआ है। यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया भी जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में दूसरा प्रतिनिधिमंडल बहरीन के लिए रवाना हो गया है। यह प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया भी जाएगा। दोनों प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद और भारत के पक्ष को दुनिया के सामने रखेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर सरफराज अहमद, शामवी, जीएम हरीश बालयोगी, शशांक, मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और मिलिंद देवड़ा शामिल हैं। गुयाना रवाना होने से पहले शशि थरूर ने कहा कि वे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई दुनिया को बताने जा रहे हैं। वे लोगों को समझाएंगे कि भारत का अनुभव कैसा रहा। शशि थरूर ने कहा, हमारा पहला पड़ाव गुयाना का जॉर्ज टाउन है। हम न्यूयॉर्क से होकर गुजरेंगे, वहां हमें 9/11 स्मारक देखने का मौका मिलेगा। इससे हम दुनिया को याद दिलाएंगे कि आतंकवादी हमलों के शिकार लोगों के बारे में हम सोचते हैं। पिछले 4 दशकों से आतंकवादी हमलों की श्रृंखला दोहराई गई है। ये प्रतीकात्मक इशारा हमारी यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करेगा। हम फिर गुयाना के जॉर्ज टाउन जाएंगे और गुयाना में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक है। हम सरकारी अधिकारियों को और मंत्रियों से मिलेंगे। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भी बहरीन के लिए रवाना हो गया है। ये प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया भी जाएगा। वे ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखेंगे। अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। बहरीन रवाना होने से पहले ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी शिविर चला रहा है। वे इस बारे में चारों देशों से बात करेंगे। इसका मतलब कि ओवैसी भी पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए भारत से 2 प्रतिनिधिमंडल रवाना हो गए। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गुयाना के लिए रवाना हुआ है। यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया भी जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में दूसरा प्रतिनिधिमंडल बहरीन के लिए रवाना हो गया है। यह प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया भी जाएगा। दोनों प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद और भारत के पक्ष को दुनिया के सामने रखेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर सरफराज अहमद, शामवी, जीएम हरीश बालयोगी, शशांक, मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और मिलिंद देवड़ा शामिल हैं। गुयाना रवाना होने से पहले शशि थरूर ने कहा कि वे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई दुनिया को बताने जा रहे हैं। वे लोगों को समझाएंगे कि भारत का अनुभव कैसा रहा। शशि थरूर ने कहा, हमारा पहला पड़ाव गुयाना का जॉर्ज टाउन है। हम न्यूयॉर्क से होकर गुजरेंगे, वहां हमें 9/11 स्मारक देखने का मौका मिलेगा। इससे हम दुनिया को याद दिलाएंगे कि आतंकवादी हमलों के शिकार लोगों के बारे में हम सोचते हैं। पिछले 4 दशकों से आतंकवादी हमलों की श्रृंखला दोहराई गई है। ये प्रतीकात्मक इशारा हमारी यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करेगा। हम फिर गुयाना के जॉर्ज टाउन जाएंगे और गुयाना में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक है। हम सरकारी अधिकारियों को और मंत्रियों से मिलेंगे। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भी बहरीन के लिए रवाना हो गया है। ये प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया भी जाएगा। वे ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखेंगे। अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। बहरीन रवाना होने से पहले ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी शिविर चला रहा है। वे इस बारे में चारों देशों से बात करेंगे। इसका मतलब कि ओवैसी भी पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर आवाज उठाएंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री के अंदर लगी भीषण आग। धमाकों के बाद ढह गई बिल्डिंग। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां मौजूद। गर्मी के मौसम में दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में आग लगने का सिलसिला जारी है। इसी बीच दिल्ली के बवाना के सेक्टर 2 में शनिवार सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस बीच कई जोरदार धमाके भी हुए, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग ढह गई। आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 17 गाड़ियां पहुंची है।
अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हादसे में किसी की हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई। आग बुझाने का प्रयास जारी है। बता दें कि पिछले साल की तुलना में इस साल फरवरी, मार्च और अप्रैल में दिल्ली में आग की अधिक घटनाएं सामने आई। 1 जनवरी से 18 मई 2025 तक दमकल विभाग को फोन पर 7,500 ज्यादा आग लगने की सूचनाएं मिली। आगजनी की इन घटनाओं की लगभग 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जनवरी से मई के बीच अग्निशमन विभाग ने 281 लोगों की जान बचाई है। दमकल विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी महीनों में हेल्पलाइन के माध्यम से आग लगने की 938 घटनाओं की जानकारी मिली। इनमें दमकल विभाग ने 38 लोगों की जान बचाई। वहीं आग की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। इसी कड़ी में दमकल विभाग को फरवरी में आग लगने की 1076 घटनाओं की जानकारी मिली। इनमें 43 को सुरक्षित बचा लिया गया, हालांकि 2 लोगों की मौत। गर्मी के मौसम में दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में आग लगने का सिलसिला जारी है। इसी बीच दिल्ली के बवाना के सेक्टर 2 में शनिवार सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस बीच कई जोरदार धमाके भी हुए, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग ढह गई। आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 17 गाड़ियां पहुंची है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हादसे में किसी की हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई। आग बुझाने का प्रयास जारी है। बता दें कि पिछले साल की तुलना में इस साल फरवरी, मार्च और अप्रैल में दिल्ली में आग की अधिक घटनाएं सामने आई। 1 जनवरी से 18 मई 2025 तक दमकल विभाग को फोन पर 7,500 ज्यादा आग लगने की सूचनाएं मिली। आगजनी की इन घटनाओं की लगभग 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जनवरी से मई के बीच अग्निशमन विभाग ने 281 लोगों की जान बचाई है। दमकल विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी महीनों में हेल्पलाइन के माध्यम से आग लगने की 938 घटनाओं की जानकारी मिली। इनमें दमकल विभाग ने 38 लोगों की जान बचाई। वहीं आग की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। इसी कड़ी में दमकल विभाग को फरवरी में आग लगने की 1076 घटनाओं की जानकारी मिली। इनमें 43 को सुरक्षित बचा लिया गया, हालांकि 2 लोगों की मौत। गर्मी के मौसम में दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में आग लगने का सिलसिला जारी है। इसी बीच दिल्ली के बवाना के सेक्टर 2 में शनिवार सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस बीच कई जोरदार धमाके भी हुए, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग ढह गई। आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 17 गाड़ियां पहुंची है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हादसे में किसी की हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई। आग बुझाने का प्रयास जारी है। बता दें कि पिछले साल की तुलना में इस साल फरवरी, मार्च और अप्रैल में दिल्ली में आग की अधिक घटनाएं सामने आई। 1 जनवरी से 18 मई 2025 तक दमकल विभाग को फोन पर 7,500 ज्यादा आग लगने की सूचनाएं मिली। आगजनी की इन घटनाओं की लगभग 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जनवरी से मई के बीच अग्निशमन विभाग ने 281 लोगों की जान बचाई है। दमकल विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी महीनों में हेल्पलाइन के माध्यम से आग लगने की 938 घटनाओं की जानकारी मिली। इनमें दमकल विभाग ने 38 लोगों की जान बचाई। वहीं आग की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। इसी कड़ी में दमकल विभाग को फरवरी में आग लगने की 1076 घटनाओं की जानकारी मिली। इनमें 43 को सुरक्षित बचा लिया गया, हालांकि 2 लोगों की मौत। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द करने की मांग पर हनुमान बेनीवाल को मिला मंत्री किरोड़ी का साथ। सियासत पर हाय। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर सरकार पशुपेश की स्थिति में है। पेपर लीक मामले में उलझी इस भर्ती को रद्द करने या नहीं करने पर फैसला लेना काफी मुश्किल हो रहा है। यह बात सही है, इस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ और कई अभ्यर्थियों का चयन फर्जीवाड़े से हो गया। लेकिन यह भी सही है कि प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के पास तो लीक पेपर नहीं पहुंचा था, फिर भर्ती को रद्द करके प्रत्येक अभ्यर्थी को सजा कैसे दी जाए। एसआई भर्ती को लेकर 2 धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है और दूसरा धड़ा भर्ती को यथावत रखने और चयनित अभ्यर्थी को पोस्टिंग देने की मांग कर रहा है। पेपर लीक होने के तमाम सबूत होने पर इस भर्ती को रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट में लगी। हाईकोर्ट लगातार इस मामले की सुनवाई भी कर रही है और सरकार को फैसला लेने का निर्देश भी दिया है। हालांकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय और मंत्रिमंडलीय
सब कमेटी की ओर से इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की जा चुकी है, लेकिन भर्ती रद्द हुई तो प्रत्येक चयनित को समान रूप से सजा मिलेगी। यानी जो अभ्यर्थी ईमानदारी से मेहनत करके थानेदार बने, उन्हें भी गलती के सजा मिल जाएंगी। ऐसे में सरकार असमंजस की स्थिति में है कि आखिर ऐसा क्या रास्ता निकाला जाए कि मेहनत करने वालों की नौकरी बरकरार रहे और फर्जीवाड़ा करने वालों को सजा मिले। हाईकोर्ट ने इस संबंध में 26 मई तक फैसला लेने के निर्देश दिए हैं, यानी 2 दिन में राज्य सरकार को अपना निर्णय कोर्ट में पेश करना है। खुद हनुमान बेनीवाल लगातार 27 दिन से प्रतिदिन धरने में शामिल हो रहे। बेनीवाल के साथ धरने पर बैठे सैकड़ों युवा और उनके परिजन एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रहे धरने को अब राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का भी साथ मिल गया है। दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थियों के परिजन और कई संगठन इसी भर्ती को रद्द नहीं करने यानी यशावंत रखने की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। 26 मई को एसआई भर्ती से संबंधित प्रकरण की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। भर्ती को रद्द करने और नहीं करने को लेकर चल रहे आंदोलन से हाईकोर्ट को कोई फर्क नहीं। अलग अलग संगठनों के आंदोलनों के बजाय हाईकोर्ट में तथ्यों को गंभीरता से देखा जाएगा। बहरहाल सबकी निगाहें 26 मई की सुनवाई पर टिकी हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आदिवासियों के हक के 336 करोड़ महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में ट्रांसफर, मई की किस्त भेजने की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना को चलाए रखने के लिए सरकार को लगातार दूसरे विभागों से कैश लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। लाभार्थी महिलाओं को अगली किस्त देने के लिए सरकार ने इस बार आदिवासी विभाग से 335 करोड़ 70 लाख रुपए का फंड ट्रांसफर किया है। अप्रैल की किस्त देने के लिए भी सरकार के वित्त विभाग ने पिछले महीने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के 410 करोड़ रुपए महिला और बाल विकास विभाग को ट्रांसफर किए थे। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मेरी लाडली बहन योजना शुरू की थी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए हर माह दिए गए। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 5 महीने की किस्तों का भुगतान पात्र लाभार्थियों को किया। चुनाव प्रचार के दौरान महायुति के नेता जोर शोर से प्रचार कर रहे थे कि अगर राज्य में फिर से महायुति की सरकार बनी तो 1500 की रकम को बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। अब यह योजना सरकार के गले की हड्डी बन गई है। लाडली बहनों को हर माह पैसा देने के लिए सरकार को कई तरह के जोड़ तोड़ करने पड़ रहे हैं। दूसरे विभाग से पैसे ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं। राज्य सरकार ने चालू वर्ष 2025-26 के बजट में अनुसूचित जनजाति योजना के लिए 21,495 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इनमें से आदिवासी विकास विभाग को दिए गए 3,420 करोड़ रुपए के सहायक अनुदान में मई के लिए 335 करोड़ 70 लाख रुपए की निधि लाडली बहन योजना के लिए हस्तांतरित की गई है। सामाजिक न्याय विभाग के 410 करोड़ 30 रुपए महिला व बाल विकास विभाग को डाइवर्ट किए थे। इस पर सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने यहां तक कहा दिया कि अगर सरकार को सामाजिक न्याय विभाग की जरूरत ही नहीं तो यह विभाग बंद क्यों नहीं कर देती। उन्होंने विभाग पर सरकार की अनदेखी का भी आरोप लगाया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल में 100% छूट। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग पर ईवी से फ्री सफर। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 की घोषणा की है। इसके तहत मुंबई पुणे एक्सप्रेस समृद्धि महामार्ग और अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक कारों व ई बसेस को आगामी 5 वर्षों के लिए 100% टोल माफी दी जाएगी। जल्द ही राज्य के सभी सार्वजनिक निर्माण विभाग अंतर्गत हाईवे पर भी टोल माफी लागू की जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी जीआर में कहा गया कि टोल माफी की राशि को परिवहन विभाग पीडब्ल्यूडी को पूरक प्रावधानों के माध्यम से करेगा। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति द्वारा लिया जाएगा। सरकार की योजना के तहत राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 25 किमी पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य किया गया है। सभी मौजूदा और नए पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक ईवी चार्जिंग सुविधा होंगी। इसके लिए तेल विपणन कंपनियों और परिवहन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन किया जाएगा। एसटी के प्रत्येक बस डिपो और स्टेशन पर भी फास्ट चार्जिंग सुविधा अनिवार्य की जाएगी। यह नीति मुंबई पुणे और मुंबई नागपुर मार्गों के बीच सतत परिवहन मॉडल को भी प्रोत्साहित करेंगी। नई नीति में ट्रक
ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले वाहन, एम्बुलेंस और कचरा परिवहन वाहनों को भी शामिल किया गया है। इन वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए राज्य सरकार विशेष सब्सिडी प्रदान करेंगी, क्योंकि ये वाहन सामान्य कारों की तुलना में 67 गुना अधिक प्रदूषण करते। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर और एस जयशंकर को निशाने पर लेकर कैसे कांग्रेस में भी फेल हो रहे राहुल गांधी। कांग्रेस में अब तक कम से कम ऐसे 5 बड़े नेता सामने आ चुके हैं जिनका ऑपरेशन सिंदूर और विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक लाइन से काफी अलग लाइन। इनमें शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम और के सुधारन जैसे दिग्गज कांग्रेस शामिल। इनमें शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम और के सुधारन जैसे दिग्गज कांग्रेसी शामिल है। यह फहरिस्त तब और भी लंबी हो जाती है जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर के देशों में गए। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सारे कांग्रेसी सदस्यों को जोड़ लिया जाए, लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी फिर भी ऑपरेशन सिंदूर और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे। राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि जे से उनका मतलब क्या है। कुछ नेताओं को लग रहा है कि एक जे का इस्तेमाल तो जयशंकर के लिए हो सकता है, लेकिन दूसरे जे को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन कांग्रेस के भीतर के भी ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि दूसरा जे जयशंकर के लिए ही कोई नकारात्मक शब्द है। ऐसे में पार्टी के एक नेता ने बताया कि कांग्रेस को इस तरह की बातों से परहेज करना चाहिए। सरकार या विदेश मंत्री से सवाल पूछना है तो इससे बेहतर तरीका भी हो सकता है। इनमें से एक नेता बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। उनको लगता है कि विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार से सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट समझ से परे है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब कांग्रेस और राहुल गांधी ने जयशंकर पर इस तरह से निशाना साधा। इस मामले में सत्ताधारी बीजेपी अपने अंदाज में राहुल गांधी पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए यहाँ तक ठीक है, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी से इससे बेहतर उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से इस मामले में कांग्रेस के कई दिग्गज सरकार और देश के साथ खुलकर खड़े हुए हैं और लगातार सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि बीजेपी तो बात की बात है, राहुल अपनी बातों में कांग्रेस के अंदर भी फेल हो रहे। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।